आज हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालने का कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके कैसे निकाला जा सकता है। एक हमने निकाला था एडजॉइंट निकाल करके, उसको सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करके, और फिर हमने निकाला था इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ ये आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके दूसरा एक मेथड है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैन आल्सो बी फाउंड बाय यूजिंग आइदर रो और कॉलम ऑपरेशंस ओनली। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आप इनवर्स निकालोगे तो चाहे तो आप उसके अंदर रो, सारे क्वेश्चंस के अंदर रो की ऑपरेशन लगाइए या सारे क्वेश्चंस के अंदर कॉलम्स की ऑपरेशन लगाइए। ये नहीं है कि दोनों के अंदर आप उसको मिक्स कर देंगे। और वो ऑपरेशंस जो मैंने आपको बताई थी पहले, आप उनका यूज़ इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉलम और रो दोनों ऑपरेशन आप नहीं यूज़ कर सकते, नहीं करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस के अंदर वो बोलेगा यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो आपको वहाँ पे केवल और केवल रो को ही यूज़ करना है, कॉलम यूज नहीं करना है। ठीक है, तो लेट ए बी ए मैट्रिक्स, देन टू फाइंड ए इनवर्स वी राइट ए इज इक्वल टू आई ए, आइडेंटिटी इनटू ए। मतलब कहने का क्या है, ए मैट्रिक्स ए के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो इधर लिखेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस ए में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, इसको ए ही रखेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम कहीं पे इन्वर्स निकालते हैं तो आई इसके बराबर होता है, ए इन्वर्स ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्या बना दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। तो जो ऑपरेशन इधर आप लगा रहे हो वो केवल इस आई मैट्रिक्स के ऊपर ही लगाना है, मतलब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ही लगाना है। ठीक है, और दूसरी जो ए है इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसके अंदर आपने कोई भी बदलाव नहीं करना है। सबसे पहले आपने जब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले आप ये ज़रूर देख लेना कि उसका मैग्नीट्यूड आपके पास जीरो है या नॉन जीरो है, मतलब मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए 5 2 2 1। तो इसके लिए हमने क्या बताया, अभी फॉर्मूला क्या बताया था कि ए इज इक्वल टू आई ए। अब हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू आई ए में मुझे यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1 है ही, तो मैंने क्या किया कि R1 में चेंज किया कि R1 में से ट्वाइस ऑफ R2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो R1 में चेंज किया है तो R2 में तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं है। तो R1 में क्या आया, 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, 5 माइनस 4 क्या आ गया, 1। ये क्या है 1 और ये क्या है 2। तो R2 2 में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ट्वाइस ऑफ 1 का कितना आया 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो सेम ऑपरेशन से आपने इस आई में चेंज करना था, इस करना है। तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 तो माइनस 2। R2 में हमने कोई चेंज करना नहीं था, कोई ऑपरेशन लगाया नहीं था, तो R2 एज इट इज़ रह जाएगी। फिर हमने R2 के अंदर ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। अब ट्वाइस ऑफ R1 किया तो R1 तो हमारा चेंज हुआ ही नहीं है, तो 1 0, उधर वाले में भी क्या है 1 माइनस 2, इसमें चेंज हुआ है तो 2 माइनस 2, R2 कितना है, R1 कितना है 2, तो 2 R2 था माइनस ट्वाइस ऑफ 1 ये रहा, तो कितना आ गया 2 माइनस 2 0। ये कितना बच गया आपके पास 1, क्योंकि ऊपर R1 में क्या है 0। तो इधर आपके पास क्या बचेगा, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 2 प्लस का 4, तो कितना हो गया 5। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 5। तो ये हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी और 3x3 के लिए भी इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। नाउ आगे आता है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि आपके पास कुछ सिस्टम दिया होगा, कोई सिस्टम दिया होगा जिसके अंदर आपके पास 3 वेरिएबल होंगे। तो जैसे
A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने माना कि एक मैट्रिक्स है A, वो किससे बनी हुई है, कोफिशिएंट्स ऑफ दीज इक्वेशंस। तो x1 का कोफिशिएंट क्या है, A1, तो मैट्रिक्स क्या बनी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। x y z ये हमने एक x मैट्रिक्स मान ली और x y z, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या है, कांस्टेंट वाली, जो आपके पास इक्वल के आगे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स दे रखे हैं इक्वेशंस के अंदर, तो D1 D2 D3। अब ये आपके पास किस टाइप से है, Ax इज इक्वल टू B, ठीक है। जब आप इसकी और A की और X की प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये इक्वेशंस मिलेंगे और ये किसके बराबर है, D के बराबर है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, A इन्वर्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले A इन्वर्स चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने क्या देखा कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स A और यू कैन से डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज़ नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन उसका क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन हमारे पास 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, किसी चीज़ इक्वेशंस के लिए हम बात कर रहे थे तब, कि दो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस की बात करते थे, तो क्या कहते थे कि या तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशंस हैं या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे भी वही बात है, कंसिस्टेंट के लिए या तो एक यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड या डिटरमिनेंट A का 0 है, नहीं है तो सीधा सा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर है तो आपने क्या प्रोसेस करना है कि यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट निकालना है और फिर उसको B के साथ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन देखना, इफ़ एडजॉइंट ऑफ A डॉट B इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब इसका ये इनकंसिस्टेंट है, ना इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं ना इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो कितने सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, ठीक है। और अगर इफ़ एडजॉइंट ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। और यूनिक सॉल्यूशन तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होता तो क्या होता, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आती। तो adjoint of A dot B is equal to 0 then the system is consistent and there are infinite number of solutions, ठीक है। तो मैंने ये बात शॉर्ट में लिखी है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इफ सिस्टम हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट इट इज़ डिपेंडेंट। कहीं कहीं पे पूछ लेता है कि ये डिपेंडेंट है या नहीं है। तो सिस्टम के पास अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है देन इट इज़ डिपेंडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।